नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्यार पंकज यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। पेट के अकॉर्डिंग हम जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें अगला जो टॉपिक है वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किस वंश से है ये जान लें, उस वंश की पृष्ठभूमि क्या है, ये सब चीज़ें हम जानते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही गुप्त वंश का जब पतन हुआ तो उसके पतन के बाद कई सारे छोटे छोटे सामंत राजा तैयार हुए। उन छोटे छोटे सामंत राजाओं में कुछ प्रमुख जो मैंने लिख रखे हैं, जैसे गुप्त वंश पतन के हिसाब से जो प्रमुख वंश स्टार्ट हुए हैं, वल्लभी के मैत्रक, ये गुजरात वाले एरिया में थे। इनका जो राजा था वो था भट्टारक। भट्टारक गुप्त वंश में एक सेनापति था। वो सामंतवादी प्रणाली के अनुसार उसको भूमि मिलती रही। इस प्रकार से जैसे गुप्त वंश कमज़ोर हुआ, उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हुई, पतन की ओर अग्रसर हुआ, तो इसने एक अपना अलग राज्य बना लिया, अपना अलग एक वंश तैयार किया जिसका नाम था वल्लभी के मैत्रक वंश। ये वल्लभी के रहने वाले थे, ये मैत्रक वंश से संबंधित थे, इसलिए इनका नाम है वल्लभी के मैत्रक वंश। इसके संस्थापक थे भट्टारक। दूसरा है कन्नौज के मौखरी वंश। ये कन्नौज का मौखरी वंश वही है जिससे वर्धन वंश के संबंध होते हैं। तो आगे बताएंगे कौन सा संबंध होता है। कन्नौज के मौखरी वंश की स्थापना या संस्थापक हरिवर्मा थे, और उसके बाद कई सारे शासक आएंगे। प्रमुख छोटा ही वंश था और इसकी राजधानी कन्नौज थी। वर्धन वंश ये हरियाणा वाले क्षेत्र में, थानेसर वाले क्षेत्र में थे। इनकी राजधानी थानेसर थी और इसकी स्थापना पुष्यभूत ने की थी, इसलिए इस वंश को वर्धन वंश या पुष्यभूत वंश भी कहते हैं। क्या वर्धन वंश या पुष्यभूत वंश। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे, तो अगर ऑप्शन में वर्धन वंश ना हो तो पुष्यभूत वंश। क्लियर। आगे अगले वंश जो तैयार हुआ मगध व मालवा के उत्तर गुप्त वंश दो भागों में विभाजित हो जाता है। उसमें से एक है मालवा के और मगध के उत्तर गुप्त, और इसका संस्थापक थे कृष्णगुप्त। अगला वंश है बंगाल के गौड़ वंश। बंगाल के गौड़ वंश में एक प्रमुख शासक शशांक होता है। ये वही शशांक है जिसने बोधगया में जो बोधिवंश था उसको कटवाकर गंगा जी में फेंकवा दिया था। तो ये रहे वर्धन गुप्त वंश के बाद उनके खंडहर में जो वंश तैयार हुए। इनमें एक वंश और आता है, वो है यशोवर्मन, मालवा का यशोवर्मन, जो एक प्रमुख शासक होता है। तो इस प्रकार कुछ वंश तैयार होते हैं गुप्त पतन के बाद गुप्तों के खंडहर पे। तो उनमें से जो मुझे पढ़ना है वो पढ़ना है वर्धन वंश अर्थात हर्षवर्धन। तो ये यहाँ पर हर्षवर्धन मैंने लिख रखा है। हर्षवर्धन के शासनकाल की जो टाइमिंग है वो है 606 से 648। ठीक, 606 से 648। तो चलिए देखते हैं। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन था या पुष्यभूति था, इसलिए इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश भी है। इनकी राजधानी थानेसर थी और हरियाणा वाला क्षेत्र इनके अंडर में आता था। पुष्यभूत के बाद उनका पुत्र प्रभाकर वर्धन आता है, और प्रभाकर वर्धन एक वर्धन वंश का एक स्वतंत्र शासक तैयार होता है। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें होते हैं, जिनमें से 2 पुत्र और 1 पुत्री। 2 पुत्रों में राजवर्धन और हर्षवर्धन, और 1 पुत्री राजश्री। राजवर्धन 606 में जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है तो राजवर्धन गद्दी बैठते हैं, लेकिन उसी वर्ष राजवर्धन की भी मृत्यु हो जाती है, यानी अर्थात उसी वर्ष फिर हर्षवर्धन भी गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो राजवर्धन की मृत्यु कैसे देखते हैं। ये जो इनकी पुत्री हैं प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन राजवर्धन की बहन, इनका विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से होता है। मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से होता है, और ग्रहवर्मा की हत्या उत्तर गुप्त के गुप्त वंश के शासक देवगुप्त बंगाल के गौड़ शासक जब शशांक से मिलते हैं तो एक मिली हुई भगत से ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं, एक षड्यंत्र के माध्यम से, चुपके से, चोरी से, जिसकी वजह से इनके यहाँ जब ग्रहवर्मा की मृत्यु हो जाती है तो ये जानकारी जब वर्धन वंश अर्थात राजवर्धन के पास पहुँचती है, और राजवर्धन को प्रभाकर वर्धन की मृत्यु की जानकारी उनके अश्व सेनापति कुंतल ने दी थी। तो राजवर्धन को जैसे पता चलता है तो राजवर्धन आते हैं और शशांक और देवगुप्त में से देवगुप्त को मार देते हैं।
ये जानकारी जैसे ही शशांक को मिलती है कि राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया है, तो फिर शशांक राजवर्धन और शशांक के बीच युद्ध होता है, जिसमें इस बार शशांक जो है वो राजवर्धन की मृत्यु कर देता है, राजवर्धन को पराजित करके उनकी हत्या कर देता है। इस प्रकार ये समाचार जब पुष्यभूत के अगले शासक हर्षवर्धन के पास पहुंचती है तो वो वहाँ से निकलता है, लेकिन वो जब वो राजा बनता है तो उसकी उम्र केवल और केवल मात्र 16 वर्ष की थी। हर्षवर्धन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के एक युद्ध पुलकेशिन द्वितीय से होता है और इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है, और ऐहोल अभिलेख रविकीर्ति का था। ठीक, हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है, जबकि मैंने आपको कुछ वंश बताया था एक चीनी यात्री फाहियान आता है, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आता है। ठीक है, आगे ह्वेनसांग की एक पुस्तक है शिव की, जिसको यात्रा वृत्तांत भी बोलते हैं। ह्वेनसांग के बारे में आगे अलग से जानेंगे। ह्वेनसांग की पुस्तक शिवकी में हर्षवर्धन का नाम शिलादित्य भी मिलता है, या कुछ इतिहासकार बताते हैं कि हर्षवर्धन के बचपन का नाम शिलादित्य था। अब आइए राजश्री के बारे में जानते हैं। राजश्री के पति ग्रहवर्मा की जब मृत्यु देवगुप्त और शशांक मिलकर कर देते हैं, तो राजवर्धन को जानकारी उनके अश्व सेनापति कुंतल जब देता है, तो राजवर्धन कन्नौज की ओर अग्रसर होता है, और कन्नौज आते ही अपने बहनोई अर्थात अपने जीजा और अपनी बहन के पति ग्रहवर्मा के हत्यारे अर्थात देवगुप्त को मार देते हैं। बचता है शशांक और राजवर्धन से फिर युद्ध होता है, लेकिन एक चालाकी से, षड्यंत्र से ये राजवर्धन को मार देता है शशांक। और कुछ इतिहासकार कहते हैं शशांक जब तक लगभग ह्वेनसांग बताता है 637 ईस्वी तक शशांक जीवित रहता है, तब तक हर्षवर्धन ना तो उसको मार पाता है, ना इसके राज्य पे अधिकार कर पाता है। ठीक है, जैसे कि बल्लभी के जो मैत्रक वंश था, इसमें इनका जो क्षेत्र था, उनका क्षेत्र था मालवा, कच्छ और सौराष्ट्र का क्षेत्र, ये बल्लभी के मैत्रकों का था। कौन सा था? मालवा और सौराष्ट्र और कच्छ, ये वाला एरिया इनका था। जब राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो राजवर्धन क्या करता है? राजवर्धन की मृत्यु होती है तो हर्षवर्धन जो पता चलता है, तो हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र गद्दी में बैठता है और वो कन्नौज का अग्रसर होता है। लेकिन जब हर्षवर्धन के पता चलता है कि उसके बहनोई अर्थात उसके जीजा ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद देवगुप्त और शशांक ने उनको बंदी बना रखा है और देवगुप्त की मृत्यु हो जाती है, वो भी राजवर्धन अर्थात उनके भाई, उनके ज्येष्ठ भ्राता करते हैं, और इसके बाद शशांक उनके भ्राता राजवर्धन को मार देता है, तो वो क्रोधित होकर आवेश में आकर कन्नौज की ओर बढ़ता है। लेकिन उसकी बहन उनके कब्जे में है, इसलिए वो कुछ दूसरी रणनीति से सोचता है। लेकिन जब उसको रास्ते में पता चलता है कि उसकी बहन राजश्री उनके कैद से भाग चुकी है, तो ये जानकारी रास्ते में एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र ने दी थी। किसको? हर्षवर्धन को ये जानकारी दी थी कि आपकी बहन अर्थात राजश्री विंध्य के वन में है इस समय वहीं पर। तो उनको हर्षवर्धन दिवाकर के साथ अपनी बहन को खोज निकालते, जब राजश्री सती होने के लिए बिल्कुल प्रण कर चुकी होती हैं, उसी वक्त ये पहुँच जाते हैं तो अपनी बहन को बचा लेते हैं। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, ये है पूरी राजश्री कहानी। हर्षवर्धन जो है वो एक्चुअली में जब बल्लभी के मैत्रकों के यहाँ आक्रमण करता है, लेकिन उस समय बल्लभी का जो शासक होता है वो है ध्रुव भट्ट, और ध्रुव भट्ट से संधि कर लेते हैं। और जब ध्रुव भट्ट संधि कर लेता है तो इससे अपनी पुत्री का विवाह हर्षवर्धन कर देता है। इस प्रकार बल्लभी इनके सगे संबंधी, इनके नाते रिश्तेदार हो जाते हैं, और ध्रुव भट्ट उनका दामाद हो जाता है। और बल्लभी के मैत्रक हैं, इनके यहाँ जो प्रमुख शासक, योग्य शासक है, वो ध्रुव भट्ट ही था। क्लियर? वो भी हर्षवर्धन का दामाद बन जाता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको कि हर्ष के 5 भारत थे, अर्थात
हर्ष ने भारत के 5 क्षेत्रों को जीता था। वो कौन कौन से क्षेत्र थे? पंजाब, सारस्वत, कन्याकुब्ज, गौड़ और उत्कल। ठीक है, ये हर्ष के द्वारा जीते गए भारत में प्रमुख राज्य थे। हिम प्रदेश को इसने जीता था। हिम प्रदेश अर्थात कश्मीर, कश्मीर के राजा थे दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन को इसने पराजित किया था और कश्मीर से अर्थात दुर्लभवर्धन के क्षेत्र से ये गौतम बुद्ध का एक दांत लेकर आता है जो कि पवित्र अवशेषों के रूप में आता है। और इस प्रकार से आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म अनुयायी था। ठीक है, भास्कर वर्मन, इसका मित्र था। भास्कर वर्मन कौन है? एक्चुअली भास्कर वर्मन जो है ये जब तक शशांक जीवित रहता है तो उस पर किसी की दाल गलती नहीं इस क्षेत्र में, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो शशांक वाला एरिया होता है, कौन सा? बंगाल, उड़ीसा और मगध, ये क्षेत्र था शशांक का। तो इस क्षेत्र का जो पूर्वी भाग है इसमें भास्कर वर्मन का अधिकार होता है, लेकिन जो पश्चिमी क्षेत्र था इस पर हर्षवर्धन का अधिकार होता है। तो भास्कर वर्मन एक अच्छा मित्र होता है किसका? हर्षवर्धन का। कहते हैं इतिहासकार कि भास्कर वर्मन जो है कोई भी छोटा बड़ा प्रोग्राम हो वो स्वयं आ जाता था हर्षवर्धन के दरबार में। उसके बाद मगध राज की उपाधि भी हर्षवर्धन ने धारण की थी, लेकिन हर्षवर्धन की उपाधियों से लेकर जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है वो शिलादित्य वाला बनता है, तो इसलिए आप शिलादित्य को जरूर ध्यान रखेंगे। चीनी ग्रंथ फ्रैंची, चीनी ग्रंथ फ्रैंची से ये पता चलता है कि हर्षवर्धन अपनी विधवा बहन के साथ बैठकर शासन प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाता था। उसके बाद हर्षवर्धन वर्धमान की राजधानी थानेश्वर थी, वो बहुत दूर पड़ती थी और यहाँ भी संभालना था। तो यहाँ की जनता ने इनसे विनती की और कहा कि आप कृपया यहीं पर हमारे यहाँ हमारी रक्षा करें। तो इसलिए इन्होंने वर्धन वंश की राजधानी ही बदल दी या दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया। तो वर्धन वंश की 2 राजधानियाँ थी, पहले थानेसर, दूसरी कन्नौज। उसके बाद हर्षवर्धन जो है हर 5 वर्ष पर एक जैसे महाकुंभ चलते हैं वैसे एक आयोजन का आयोजित करता है जिसका महामोक्ष परिषद बोलते हैं। ये प्रयाग में प्रतिवर्ष हर 5 वर्ष में होता है। तो जिसमें 18 इसके अधीनस्थ राजा प्लस उन राजाओं के पुरोहित, उनके यहाँ बसे हुए ब्राह्मण, ये सब वहाँ पर आकर आयोजन को आयोजित करते हैं, भाग लेते हैं। कन्नौज सभा के अध्यक्ष ह्वेनसांग ने की थी। ह्वेनसांग वही चीनी यात्री जिसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। तो कन्नौज सभा में हुआ ये था कि एक गौतम बुद्ध की सोने की मूर्ति बनाई गई और वहाँ पर आसपास के बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े विद्वान सब सम्मिलित हुए, जिसमें इतिहासकार कहते हैं कि ये जो कन्नौज सभा चली ये लमसम 3 से 4 दिन चलती है, जिसमें ह्वेनसांग बुद्ध के बारे में सारी चीज़ें बताता है। और ह्वेनसांग जब बुद्ध के बारे में चीज़ें बताता है और क्वेश्चन पूछता है या क्वेश्चन करता है, यानी बुद्ध के हर एक चीज़ों का खंडन करता है और ये कहता है जिसको किसी प्रकार कोई समस्या है तो मुझसे जिरह कर सकता है, अर्थात मुझसे बुद्ध के बारे में जो भी मैंने ज्ञान दिया आपको उसमें किसी प्रकार कोई मतभेद हो आप मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं। और बुद्ध ह्वेनसांग के सारी सवालों के जो खंडन थे उसने किए थे उसका कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन उसका जो प्रतिद्वंदी एक विद्वान समूह होता है वो उनके खिलाफ रहता है और ह्वेनसांग के मारने की रणनीति बना लेते हैं। ये जानकारी जब हर्षवर्धन को मिलती है तो हर्षवर्धन अपने क्षेत्र के जितने भी ब्राह्मणों को उस षड्यंत्र में लिप्त पाता है, उनको कुछ को तो जेल में डाल देता है, कुछ को मरवा देता है और कुछ को अपना राज्य छोड़ने के लिए विवश कर देता है। ये थी कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ जो कि इतिहास में प्रचलित कहानियों के रूप में है। इनके यहाँ एक प्रमुख दरबारी रहते हैं जिनका नाम है बाणभट्ट, और बाणभट्ट की पुस्तक है हर्षचरित। हर्षचरित में यमचेट नामक एक शब्द आता है, यह मैंने लिख रखा है यमचेट। यमचेट का अर्थ होता है रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री। यमचेट अर्थात गार्ड, ठीक है, पहरा देने वाला गार्ड। लेकिन यमचेट एक स्त्री होती हैं और रात में पहरा देती थी। हर्षवर्धन की सिर्फ 2 ही मोहरें हरियाणा से मिली हैं, एक सोनपत एक नेवादा, सिर्फ 2 मोहरें, दोनों अलग अलग, सिर्फ 2 स्थान से मोहरें मिली हैं, एक सोनपत दूसरा नेवादा से। हर्ष ने अपने अभिलेखों में स्वयं को परम माहेश्वर कहा है, परम महेश्वर कहा है।
हर्षवर्धन अपने स्वयं के अभिलेखों में। इनके यहाँ 3 प्रमुख दरबारी होते हैं, बाणभट्ट, मयूर, मातंग दिवाकर। ये इनके दरबार के प्रमुख साहित्यकार होते हैं, जिनमें से हर्षवर्धन खुद एक साहित्यकार होता है और इतिहासकार इसको साहित्यकार का सम्राट बोलते हैं। साहित्यकार सम्राट हर्षवर्धन को बोलते हैं। हर्षवर्धन ने जो 3 पुस्तकें लिखी, एक प्रियदर्शिका, एक रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद हर्षवर्धन की पुस्तकें थी। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इन पुस्तकों को हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था, क्योंकि ह्वेनसांग खुद बताता है कि हर्षवर्धन इतना ज़्यादा बिजी रहने वाला व्यक्ति था कि उसको काम करने के लिए दिन भी छोटा पड़ जाता था। तो इतिहासकार कहते हैं जब इस प्रकार की बात है तो उसको लिखने का टाइम कब मिला, साहित्य लिखने का समय मिला। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक धारक नामक एक व्यक्ति था जिसने लिखा था और लास्ट में कुछ चीज़ें हर्षवर्धन अपने ऐड करा कर लिख दी थी, जिसकी वजह से उनके साहित्य को उनके नाम से जाना गया है। क्लियर? आइए, कहते वही हैं कि लिखा किसी और ने और 1-2 लाइन किसी ने लिख दिया, किसी राजा महाराजा ने, तो उसी के नाम से वो पॉपुलर हो जाती, चर्चित हो जाती है। हर्ष की मृत्यु 648 में होती है। उसके बाद हर्ष की जब मृत्यु हो जाती है तो लमसम एक चीनी यात्री हैं मातवालिन, मैं बता रहा हूँ इनका नाम क्यों आ गया है। मातवालिन ने कहा है कि चीन के राजा ने वेंग हुएनत्से मातवालिन ने कहा वेंग हुएनत्से ने के नेतृत्व में चीन के राजा ने तीसरी दूत मंडली हर्ष के दरबार में भेजी थी। लेकिन जब तीसरी मंडली भारत पहुंचती है और ये 646 में चलती है चीन से और 648 जब पहुंचती है तो उस समय हर्षवर्धन मर चुका होता है, उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। लेकिन कन्नौज पर वहाँ के एक स्थानीय शासक अर्जुन का अधिकार होता है। क्लियर? हर्ष को प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे ह्वेनसांग के बारे में अगर हम बात करें तो ह्वेनसांग को और कई नामों से जानते हैं, युआनच्वांग, स्वानच्वांग और यात्रियों का राजकुमार प्लस शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। युआनच्वांग, स्वांगच्वांग, शाक्य मुनि, इन नामों से भी इसको जानते हैं। यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं हर्षवर्धन को। दूसरी चीज, ये जब भारत आता है, भारत की यात्रा के लिए निकलता है, तो उस समय तांग शासक, एक तांग नामक शासक होते हैं चीन के, और वहीं उन्हीं के टाइम पर ये भारत की यात्रा पर निकलते हैं। और कहते हैं इतिहासकार कि उसका कहना था, क्योंकि ये इस समय उसका मानना था कि पश्चिम या दक्षिण की ओर जाना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं, इसलिए उसने पश्चिम या दक्षिण की ओर यात्राएं बंद कर रखी थी। लेकिन ह्वेनसांग चला आता है भारत की यात्रा पर। ह्वेनसांग कोई यहाँ पर कोई शासन प्रणाली देखने नहीं आता है। उसका एकमात्र उद्देश्य था गौतम बुद्ध से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, पॉपुलर चीज़ें, जितने भी स्थल हैं वहाँ जाना है, घूमना है, प्लस उनसे संबंधित जितने भी साक्ष्य मिले, जितने भी उनके बारे में लेख फेख मिल जाए, प्रतिलिपियाँ मिल जाएं, उतना ही अच्छा होगा। इसी उम्मीद से वो भारत आया था। तो ह्वेनसांग तांग शासक, जब चीन में तांग शासक थे तो उसी समय उनकी राजधानी थी चंगन, तो चंगन से भारत के लिए निकलता है और भारत आता है। लेकिन जब बाद में वह थानेसर पहुंचता है तो थानेसर में जयगुप्त नामक एक बुद्ध विद्वान से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। जयगुप्त से थानेसर में जयगुप्त से बौद्ध भिक्षा ली थी। 636 में ह्वेनसांग कन्नौज पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? कन्नौज, जहाँ का राजा हर्षवर्धन होता है। कब पहुंचता है? 636 में। 637 में कान्यकुब्ज पहुंचता है। 637 में वो नालंदा पहुंचता है, और नालंदा जब पहुंचता है तो उस समय वहाँ नालंदा के प्राचार्य शीलभद्र होते हैं। वो बताता है कि शीलभद्र एक बहुत बड़े विद्वान और एक अच्छे प्राचार्य थे।
तो नालंदा के प्राचार्य कौन थे जब ह्वेनसांग कॉलेज पहुंचता है नालंदा? तो शीलभद्र थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि ह्वेनसांग जब नालंदा पहुंचता है उसका स्वागत कौन करता है? तो यहाँ के प्राचार्य शीलभद्र करते हैं। ठीक है। ह्वेनसांग 1.5 साल तक रुककर नालंदा में से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है और बौद्ध धर्म नालंदा जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा के एक बहुत ही प्रचर्चित और पॉपुलर लोकप्रिय यूनिवर्सिटी थी। नालंदा आपके बिहार में पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो छठवें महामोक्ष परिषद में प्रयागराज में ह्वेनसांग बताता है कि हर्षवर्धन ने हर चीज़ दान कर दी थी, सिर्फ अपने शरीर पर जो उसने वस्त्र धारण कर रखे थे उनको छोड़कर। तो इस प्रकार और वो बताता है कि हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 100 गांव दान किया था, अर्थात 100 गांव की जो आय थी वो नालंदा विश्वविद्यालय के चलाने वालाने के लिए भेजी गई थी या दे दी जाती थी। दूसरी चीज़ ह्वेनसांग जो है 629 से ये लिखा है 629 से 645 तक इसका टोटल ट्रिप रहता है, यानी यात्रा का जो कार्यकाल है 629 से 645। क्लियर। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन आते हैं, लेकिन एक शासक और हुए हैं, एक चीनी आते वो हैं इत्सिंग 672 और 667 के लमसम आते हैं और 672 तक रहते हैं। इत्सिंग का कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए वहाँ पर जो आय का स्रोत था उसके लिए 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय के 200 के रखरखाव के लिए 200 गांव की आय दी जाती थी। ठीक है। दूसरी चीज़ ह्वेनसांग ने कहा है कि हर्षवर्धन के यहाँ 60,000 गज सेना और लमसम 1 लाख अश्व सेना रहती थी, जो कि एक अतिशयोक्ति है, इतिहासकारों का कहना है। रीज़न ये है कि आप खुद ही देखिए, अशोक मौर्य वंश मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसमें मौर्य वंश कितना सुदूर फैला हुआ क्षेत्र था, उसके बावजूद भी इतनी सेना उनके यहाँ नहीं थी, लेकिन इतिहासकारों ने बता रखा तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ एक पद है हर्षवर्धन के यहाँ अवंती 16 महाजनपद आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको एक स्थल मिल जाएगा। अब लेकिन पेट में 16 महाजनपद है नहीं। अवंती स्पेशली वह पद था जो युद्ध और शांति का अधिकारी होता था। युद्ध और शांति के अधिकारी को अवंती कहा जाता था। हर्षवर्धन के हाँ वेतन की प्रणाली जो थी वो जागीरदार थी, अर्थात सामंतवादी थी। भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी, भूमि अनुदान वेतन के रूप में दिया जाता था। हर्षवर्धन के यहाँ उपज का 1/6 भाग कर था, टैक्स था। और एक इतिहासकार हुए हैं राधा मुकुंद मुखर्जी। इनका मानना है कि जो हर्ष है उसमें अशोक और समुद्रगुप्त वो दोनों का मिश्रण है। कुछ इतिहासकार कहते हैं हर्षवर्धन कई सारे देवी देवताओं का एक रूप है। ठीक है। इनके यहाँ जो प्रमुख एक दरबारी थे बाणभट्ट की कुछ प्रमुख रचनाएं हर्षचरित से हर्षवर्धन के बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी प्राप्त होती है। कादम्बरी ये भी बाणभट्ट की रचना है। पूर्ण पीठिका और चंडी शतक ये 4 प्रमुख हर्षवर्धन की बाणभट्ट की पुस्तक हैं। कौन कौन सी? कादम्बरी, हर्षचरित, पूर्ण पीठिका और चंडी शतक। ठीक। इनके यहाँ एक और थे मयूर की एक पुस्तक मिलती है, मयूर शतक, या उसी को सूर्य शतक भी बोलते हैं। क्लियर। तो ये रही कुछ प्रमुख जानकारियाँ। और हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर गद्दी पर जो बैठता वो शासक था अर्जुन। क्लियर। अर्जुन है ना? हाँ। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएं। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।